लाइट कम है क्या जी? लाइट कम है ऑनलाइन में, लाइट कम है क्या? नोटिफिकेशन नहीं भेजे हैं? कहाँ आया? अरे एप्लीकेशन पे बोल रहे हैं। लाइट कम है, लाइट बढ़वाइए। लाइट बढ़ाइए ना, नहीं होता है बढ़ाना है क्या? इसका क्या हुआ जी? है दूसरा ना है ये, दूसरा तो होगा। शांत हो जाइए अब। तो दूसरा बोर्ड का इस पे थोड़े काम करेगा। कहाँ से काम करेगा इस पे नहीं काम करेगा। खोजिएगा वो दूसरा वाला। देखिए क्लासरूम में अभी तक अव्यवस्था फैला हुआ ही है, समझे? आपको शांत हो जाइए अब, शांत हो जाइए, शांत शांत। आइए पढ़ाते हैं। पूरा है ना जी कॉपी में? है क्या हुआ जी? है क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है? तो ये बात कैसे सुन लिए कि आवाज नहीं जा रहा है? अपने से जाके सुनिए, ठीक है? विद्यार्थी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। अपने से है कीर्तुंजय, आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा तब पर भी बोल रहे हैं आवाज आवाज। पीछे वाला क्लासरूम में आवाज नहीं है? बीरू है, आवाज है जी पीछे वाला क्लासरूम में? देखिए, अरे देखिए ना, हाथ क्या ऐसे ऊपर कर रहे हैं? बोलिए ना हाँ या ना। पीछे वाला क्लासरूम में आवाज ना है ना? हो हाँ है।
चलिए 2 4 5 को क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। कौन एकमात्र स्थल है जहां से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का। सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया। मानव के अस्थि पंजर के प्रमाण कहां से मिले हैं सर्वप्रथम। सराय नहर। और पशुपालन किस काल में होना प्रारंभ हो। मध्य पाषाण काल। कुछ सही करवाए थे आप, सही नहीं किए हैं जी। हाँ, कुछ सही करवाए भी थे, बताइए। आप लोग सही भी नहीं किए हैं, ये कॉपी में गलत ही लिखा हुआ है। लाइट थोड़ा ऑनलाइन में कम है, मैनेज कीजिए आज थोड़ा सा, क्लास के बाद सही करवा देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आपको पाषाण युग बता रहे थे और पाषाण कालीन कुछ स्थलों की चर्चा हमने आपके साथ की थी। जो पाषाण कालीन स्थल है, सोहन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, बुर्ज होम, गुपखड़ाल, महदहा, चिरांद, ये सभी पाषाणकालीन स्थल है। पाषाण युग को अगर हम देखें तो पाषाण युग को भी हमने 3 भाग में बांटा था। पाषाण युग को जो 3 भाग में हमने बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के विषय में भी बताए थे, मध्य पाषाण काल के विषय में भी बताए थे और नव पाषाण काल के विषय में भी बताए थे। बुर्जहोम, गुपकराल, चिरांद, कोल्डी हवा, ये सभी नव पाषाण कालीन स्थल है। ये सभी नव पाषाण कालीन स्थल है। इन नव पाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम, गुपकराल जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। फिर आपको जो चिरांद है बिहार में है। इसके बाद आपको मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। नव पाषाण कालीन बस्ती में ही दक्षिण भारत में एक स्थल है, उसका नाम है पिकली हॉल। फिर एक स्थल है, उसका नाम है संगनकल्लू। एक स्थल है, उसका नाम है बेल्लारी। समझे, बेल्लारी नव पाषाण कालीन बस्ती ही है। पिकली हल, संगनकल्लू, बेल्लारी, ये सभी नव पाषाण कालीन बस्ती ही है। और इन सभी नव पाषाण कालीन बस्तियों में कॉमन बात यह है, ये तीनों के तीनों नव पाषाण कालीन बस्ती जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित जो नव पाषाण कालीन बस्ती पिकली हल है, पिकली हल से शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। शंख आप समझते होंगे, शंख के ढेर का प्रमाण जो है पिकली हल से मिला है। फिर आपको कर्नाटक में ही नव पाषाण कालीन बस्ती है संगनकल्लू। संगनकल्लू से जो है आपको राख के टीले का प्रमाण मिला है। राख समझते हैं, राख। जैसे कि अगर आप गांव घर के होंगे तो गोईठा जानते होंगे। गोईठा को जलाया जाता है, जलाए जाने के बाद जो अवशेष की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग राख कहते हैं। या फिर जो लकड़ी होता है, लकड़ी को जलाए जाने के बाद जो अवशेष की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग राख कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी ये चीज पूछा जाएगा। देखिए, अभी जितनी भी बातों से हम आपको अवगत करवाएंगे, अब वैसी बातों से ही हम आपको अवगत करवा रहे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और जिसके विषय में हम आपको पाषाण युग में नहीं बताए हैं। तो आज के सेशन में पाषाण युग समाप्त हो जाएगा और हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत भी हम आपके साथ कर देंगे। तो
कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुक के हिसाब से पाषाण युग समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन बैंक के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नीचे में हेडिंग मार लीजिएगा। क्या हेडिंग मारना है? तो आपको ये हेडिंग मारना हो, पूछे हुए प्रश्न। अब उन सभी चीजों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं जो आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछा है, और अगर कोई प्रश्न किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो उसके आगे पूछने की काफी अधिक संभावना होती है। तो पूछे हुए प्रश्न, 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 पूछे हुए प्रश्न लिखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत में स्थित ये कौन है? मनीषा सोनी और रोहित राज, ठीक है। ये दोनों को ब्लॉक कर दीजिए। तो मनीषा सोनी और रोहित राज पढ़ने आई है कि सबको हाय करने आई? ब्लॉक कीजिए दोनों को। दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाणिक बस्ती बेल्लारी, दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाणिक बस्ती बेल्लारी, दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाणिक बस्ती बेल्लारी, कोमा पिकलीहल, पिकलीहल लिख रहे हैं बोर्ड पे, चिंता नहीं करना है। पिकलीहल, संगनकल्लू और कलर चेंज कर दे। बेल्लारी, पिकलीहल, संगनकल्लू, संगनकल्लू दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाणिक बस्ती बेल्लारी, पिकलीहल, संगनकल्लू इत्यादि है, इत्यादि है। ये सभी स्थल, ये सभी स्थल कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्थल कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। पिकलीहल से, अगला पॉइंट, पिकलीहल से, पिकलीहल से ये सब कहां है? कर्नाटक में। सब कहां है? कर्नाटक में। पिकलीहल से शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। शंख, पिकलीहल से शंख, शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। पिकलीहल से शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट, संगनकल्लू से, संगनकल्लू से राख के टीले का प्रमाण मिला है। संगनकल्लू से राख के टीले का प्रमाण मिला है। राख के टीले का प्रमाण मिला है। राख के टीले का प्रमाण मिला है। अब देखिएगा,
हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को देखा। एक होता है आपको महापाषाण काल। तो महापाषाण काल किसे कहा जाता है, समझ गए? महापाषाण काल किसे कहा जाता है और कब से कब के कालखंड को महापाषाण काल कहते हैं? नव पाषाण काल आपको याद होगा। नव पाषाण संस्कृति के समाप्ति के पश्चात, नव पाषाण संस्कृति के समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ है उसी को हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। देखिए, जो अपना देश भारत है, भारत को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से होकर जो है आपको कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। इससे ऊपर जाते हैं उत्तर भारत होता है, नीचे आते हैं दक्षिण भारत होता है। दक्षिण भारत में मूल तौर पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य दक्षिण भारत में शामिल होते हैं। ये सभी के सभी राज्य जो है आपको दक्षिण भारत में शामिल होते हैं। तो नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में, नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसी को हम लोग महापाषाण काल कहते हैं, महापाषाण काल कहते हैं। और विद्वानों ने महापाषाण काल की अवधि 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व बताया है। 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व इसका कालखंड विद्वानों ने बताया है। और जो महापाषाण संस्कृति के लोग थे ये धान से परिचित थे, फिर जो है ये रागी से परिचित थे, रागी यानी मरवा से परिचित थे, इन सभी चीजों से परिचित थे। और महापाषाण का अर्थ होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर या पत्थरों का कब्र। महापाषाण का अर्थ पत्थरों का कब्र होता है। मतलब दक्षिण भारत में जो है ना 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी पूर्व के बीच यह देखा गया कि बड़े बड़े पत्थर की गुफाओं में मानव को दफनाया गया। उसी के लिए खास और विशेष तौर पर महापाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि महापाषाण संस्कृति किसे कहते हैं, तो इसका जो उत्तर होता, इसका उत्तर होता नवपाषाण संस्कृति के अंत के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसी को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही इसका उत्तर होता। उत्तर प्रदेश के किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप क्लास सही ढंग से करेंगे तो एक तो हम कुछ बुक गाइड करते हैं, जो कुछ बुक गाइड करते हैं, पहला क्लास अगर आप किए होंगे तो हम आपको दृष्टि बोले होंगे पढ़ने के लिए, घटना चक्र बोले होंगे पढ़ने के लिए। और हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप अच्छे ढंग से क्लास करते हैं तो ना आपको घटना चक्र पढ़ने की जरूरत है, ना आपको दृष्टि पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर बुक का जो क्रीम है ना, हर बुक का जो मूल चीज है वो हम आपके कॉपी में दे रहे हैं। और बहुत लोग पीडीएफ को लेकर के पूछ रहे हैं सर हिस्ट्री का पीडीएफ कब मिलेगा, तो हम तो आपको पहले ही अवगत करवाए हैं। जैसे ही पाषाण युग समाप्त होगा उसके बाद हम आपको पीडीएफ हड़प्पा संस्कृति से दे देंगे, समझ गए? तो क्लास रेगुलर कीजिए। जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे होंगे उनको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं वो तो प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। तो नीचे सब लिखिएगा। नवपाषाण, नवपाषाण, नवपाषाण संस्कृति के, नवपाषाण संस्कृति के, नवपाषाण संस्कृति के अंत के बाद, नवपाषाण संस्कृति के अंत के बाद, नवपाषाण संस्कृति के अंत के बाद, अंत के बाद दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ है, जिस संस्कृति का उदय हुआ है, जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसे महापाषाण संस्कृति, उसे महापाषाण संस्कृति, उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं, उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं, महापाषाण संस्कृति कहते हैं।
विद्वानों ने, उसी में कंटिन्यू, विद्वानों ने महापाषाण संस्कृति की अवधि, विद्वानों ने महापाषाण संस्कृति की अवधि, विद्वानों ने महापाषाण संस्कृति की अवधि 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच बताया है, 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 फुल स्टॉप। महापाषाण का अर्थ, महापाषाण का अर्थ पत्थर का कब्र होता है, महापाषाण का अर्थ पत्थर का कब्र होता है, महापाषाण का अर्थ पत्थर का कब्र होता है, महापाषाण का अर्थ पत्थर का कब्र होता है। चलिए अब देखिएगा, जानते हैं ये जो पाषाण युग है ना, जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो हम तो आपको एक बुक बोले ही है घटना चक्र के विषय में। घटना चक्र जब आप देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि पाषाण युग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में हुए, परीक्षा में पूछे गए हैं। पाषाण युग से सबसे ज्यादा प्रश्न यूपी पीसीएस, फिर यूपी के भीतर जो भी परीक्षा होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और हम तो आपको दिखाए भी थे कि आपका बिहार दरोगा भी पाषाण युग से प्रश्न पूछा है, समझ गए। तो ये चीज है। तो अब एक बात आपसे पूछा गया है, अब एग्जैक्ट हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन जो भी बात की चर्चा हम कर रहे हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, समझ गए। तो आपसे ये बात पूछा गया था कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, देखिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार के कई मंत्रालय है, जैसे कि आपको रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, सहकारिता मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, उद्योग मंत्रालय हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, संस्कृति मंत्रालय हो गया। तो भारत सरकार के ये मंत्रालय हैं। और आपको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब देखिए एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय पुरातत्व का जनक है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और आपको इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगे भी ये प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नीचे से एक एक करके लिखते जाइएगा, लिखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन, 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 संस्कृति मंत्रालय के अधीन
एक विभाग है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है, जिसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है, कोमा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। एक प्रश्न और आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न यह पूछा गया है कि नबदा टोली नामक पाषाणकालीन बस्ती किस राज्य में स्थित है? तो नबदा टोली नामक पाषाणकालीन बस्ती मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नीचे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नबदा टोली, नबदा टोली, नबदा टोली, नवदा टोली, नबदा टोली नामक पाषाणकालीन बस्ती, नबदा टोली नामक पाषाणकालीन बस्ती मध्य प्रदेश में स्थित है। नबदा टोली नामक पाषाणकालीन बस्ती मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो एक तो ये पूछा जाता है कि भीमबेटका कहां है, और दूसरा ये पूछा जाता है, तो भीमबेटका कहां है तो मध्य प्रदेश में है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि भीमबेटका किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका है ना, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों बात है, दोनों प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में घुमा घुमा करके पूछा गया है। तो पूरा एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका संबंध चित्रकला से है, और यह स्पेशली गुफाओं के भीतर जो चित्र का निर्माण किया गया है, गुफाओं के भीतर सेल चित्र, गुफाओं के भीतर पत्थर के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, सेल चित्र, सेल का मतलब पत्थर, गुफाओं के भीतर पत्थर के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं उसको लेकर के यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, और पाषाणकालीन बस्ती है, जो भी बात कर रहे हैं पाषाणकालीन बस्ती की बात कर रहे हैं, समझ गए। अगर हम नहीं भी लिखाएं कि ये पाषाणकालीन बस्ती है या नहीं है, तो फिर भी आपको समझना है कि पाषाणकालीन ही बस्ती है। बात क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा, भीमबेटका
भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका संबंध चित्रकला से है। इसका संबंध चित्रकला से है। चित्रकला से है। यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए, यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए, सेल चित्र मतलब पत्थर पर जो चित्र है, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए, यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके बाद जानते हैं, एक प्रश्न यह पूछा गया है, यूपी के ही किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाषाणकालीन स्थल है जहां से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्न में से कौन पाषाणकालीन बस्ती है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? तो जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ये एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहां के? ब्रिटेन के रहने वाले थे। फिर आपको एक प्रश्न यह पूछा गया है कि डेनमार्क, यूरोप महादेश के भीतर एक देश है डेनमार्क, ब्रिटेन, ये सब देश है यूरोप महादेश का। जैसे एशिया महादेश में जो है आपको भारत हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब एशिया महादेश के देश है। उसी प्रकार से यूरोप महादेश के देश हैं डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है जिसे कोपेनहेगन संग्रहालय कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में जो संग्रहालय है जिसे हम लोग कोपेनहेगन संग्रहालय कहते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय में, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तु है, उस वस्तु को लोह युगीन, कांस्य युगीन और ताम्र युगीन नामक 3 कालखंड में किस विद्वान ने बांटा है? तो इसका उत्तर होगा थॉमसन। क्या होगा? थॉमसन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा। संग्रहालय, अंग्रेजी में उसको म्यूजियम कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम में क्या जमा होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर के जो है पटना म्यूजियम को घूम आइए। पटना में ही है। कहां है म्यूजियम जी? पटना कहां है? गांधी मैदान में, बेली रोड में। अब हम तो गए नहीं है, देख लीजिएगा। पटना म्यूजियम जहां भी है एक बार जाकर के घूम लीजिएगा इस सैटरडे संडे को, ठीक है। सैटरडे संडे को अगर ओपन रहता है तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर समझने के लिए आप समझिएगा कि जो प्राचीनतम वस्तु होता है, जो प्राचीनतम वस्तु होता है, पुराना वस्तु होता है, पुरानी पुस्तकें होती है, पुरानी चीजें होती है, उसको म्यूजियम में सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि गौतम बुद्ध के दंत का अवशेष मिला है तो गौतम बुद्ध के दंत का अवशेष आपको म्यूजियम में मिल जाएगा। फिर अगर महाराणा प्रताप का तलवार मिला है तो वो आपको म्यूजियम में मिल जाएगा। भगत सिंह का रिवॉल्वर मिला है तो वो आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो जो भी प्राचीनतम वस्तुएं हैं ना, उसी को म्यूजियम में रखा जाता है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन म्यूजियम में जो वस्तु रखा गया था उसका अध्ययन थॉमसन ने किया, और थॉमसन ने उसका अध्ययन करते हुए पाषाण कालीन संस्कृति को 3 वर्गों में बांटा, लोह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन। जैसे हम लोग
पाषाण युग को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर इस बात को समझ, जैसे कि भारत, हम लोग भारतीय हैं, भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास उसी प्रकार से थॉमसन ने प्राचीन यूरोपीय संस्कृति को 3 युग में बांटा, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन। ताम्रयुगीन, लोहयुगीन और कांस्ययुगीन। अब कुछ समझ में आया? समझ गए। इसके बाद जो है आपको जब पाषाण युग की समाप्ति हुई, तो पाषाण युग की समाप्ति के बाद एक तो पाषाण युग को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल आप याद कीजिए थोड़ा सा, पता नहीं अब आप लोग कॉपी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, हमको तो कुछ नहीं पता है। कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को हम लोग कितने भाग में, 3 भाग में बांटे थे ना? हो 3 भाग में बांटे थे, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण युग किसमें आता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल, तो जब पाषाण युग समाप्त हो जाएगा तब आदिऐतिहासिक काल में हम लोग इंटर करेंगे। तो जो कुछ बातें हमने आपको बताया है वो नोट डाउन करेंगे एक एक करके। भीमबेटका के विषय में तो लिखा दिए हैं, ये भीमबेटका लिखे हैं। हे भगवान, भीमबेटका, भीमो मो मो मो, भीमबेटका। देखिए आपसे बढ़िया तो ये लड़की है, बताइए सही लिखिए। भीमबेटका लिखिएगा। क्या क्या बताया है, भूलियो गए। कहां से बताए थे? रॉबर्ट ब्रूस से। लिखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, हाँ फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, और पुरातत्वविद थे, और पुरातत्वविद थे, और पुरातत्वविद थे। अगला पॉइंट लिखिएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे हुए प्राचीनतम वस्तुओं में रखे हुए प्राचीनतम वस्तुओं का अध्ययन करते हुए थॉमसन ने लोहयुगीन कोमा
और ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन और ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन अर्थात त्रियुगीय विभाजन, त्रियुगीय विभाजन अर्थात त्रियुगीय विभाजन। बड़ी आप लोग का बुरा हाल है, हो बाप रे। सब आगे में देख रहे हैं, जो भी लिख रहा सब गलती फलती लिख रहा है। हर्षई के जगह दुर्गई कार, दुर्गई के जगह हर्षई कार, बड़ी बुरा हाल है। त्रियुगीन विभाजन किया है, किया है। आगे लिखिएगा, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है, मेहरगढ़, 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 लगता है हर शब्द लिखना होगा हमको। मेहरगढ़ एक ऐसा मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहां से जहां से जहां से जहां से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति, जहां से जहां से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति, पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे आइएगा। अब देखिएगा, अब कुछ चीज और यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। है अकबका का है रे, है गर्मी तो है, ये है गर्मी का मौसम है तो गर्मी नहीं लगेगा। देखिए, इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंड में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण युग आता है उसे हम लोगों ने पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल के बाद जो अगला आता है वह आदिऐतिहासिक काल। क्या आता है आपको? आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल। अब देखिएगा भाई जी लोग, आदिऐतिहासिक काल के विषय में पहले हम आपको बताए हैं। अगर हम आदिऐतिहासिक काल की बात करें
तो वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। मुख्य तौर पर हम लोग आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा संस्कृति को तो रखते ही रखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अलावे और भी कई सारी संस्कृतियां हैं जिसको आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि राजस्थान का आहार संस्कृति, महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति, मध्य प्रदेश का कैथा संस्कृति। मध्य प्रदेश का कैथा संस्कृति। तो जो आपको आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा संस्कृति को रखते हैं। हड़प्पा संस्कृति को रखते हैं। और जो आदि ऐतिहासिक कालखंड है, इस कालखंड से भारी मात्रा में धातु की भी प्राप्ति हुई है। इस कालखंड से भारी मात्रा में धातु की भी प्राप्ति हुई है। यही कारण है कि आदि ऐतिहासिक कालखंड को हम लोग धातु कालखंड भी कहते हैं, धातु काल भी कहते हैं। तो इसे हम लोग धातु काल भी कहते हैं, धातु काल, इसे हम लोग धातु काल भी कहते हैं। और इसी कालखंड में मानव ने तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्या पाषाण युग में मानव ने तांबा का प्रयोग किया था? पाषाण युग में मानव ने तांबा का प्रयोग नहीं किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है। और मानव ने जो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है वह आदि ऐतिहासिक कालखंड में किया है। आदि ऐतिहासिक कालखंड में किया है। यह कारण है कि आदि ऐतिहासिक कालखंड को ताम्रयुगीन संस्कृति भी हम लोग कहते हैं। तो यहां पे आप गौर कीजिएगा, आदि ऐतिहासिक काल को धातु काल तथा ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, तथा ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और या ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ताम्रयुगीन संस्कृति कहिए या ताम्र पाषाण काल कहिए, ताम्र पाषाण काल कहिए, ताम्र पाषाण काल कहिए, सब एक बात है। आपसे पूछा गया है ताम्र पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्र पाषाण काल की हम बात करें तो इसको चालकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। चालकोलिथ युग के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। चालकोलिथ युग, चालकोलिथ युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिएगा, जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति या वस्ती है, महाराष्ट्र का जोड़वे, महाराष्ट्र का इनामगढ़, फिर मालवा, मध्य प्रदेश, फिर जो है आपको कैथा मध्य प्रदेश, बनास, और आहार जो है आपको राजस्थान। तो ये तमाम बातें हैं, आप लिखिएगा और भी आपका स्पष्ट होगा। तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, पाषाण युग के अंत होने के बाद पाषाण युग के अंत होने के बाद पाषाण युग के अंत होने के बाद आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। इस काल में भारी मात्रा में धातु के अवशेष
धातु के अवशेष मिले हैं, धातु के अवशेष मिले हैं, जिस कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है, जिस कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है, जिस कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है, जिस कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है, धातु काल भी कहा जाता है। इस काल में ही सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा किया गया। इस काल में ही सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग, इस काल में ही सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग, इस काल में ही सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा किया गया। नीचे से लिखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को नीचे से लिखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यह कृषक और ग्रामीण संस्कृति थी, यह कृषक और ग्रामीण संस्कृति थी। यह कृषक और ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के प्रमुख उदाहरण निम्न है, इस संस्कृति के प्रमुख उदाहरण निम्न है। एक नंबर में राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति, राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति, राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति। 2 नंबर में मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति। या और में अंतर होता है न हो कि दोनों एक है? दोनों में अंतर होता है, एक जगह या लिखा है, एक जगह और लिखा है। मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश का मालवा और कायथा संस्कृति। अगला महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति, 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 महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति। एक चीज और यहां पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है? पूछा गया ये प्रश्न है, RAS RTS राजस्थान PCS का पूछा गया क्वेश्चन है कि किस स्थल को ताम्बवती स्थल के नाम से जाना जाता है। तो जो बनास या आहार है ना,
यहां से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई है। यही कारण है कि आहार को तांबवती स्थल के नाम से जाना जाता, आहार को तांबवती स्थल के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा गया है कि इनाम गांव नामक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कहां है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये दो बात भी पूछा गया है, ये दो बात भी आप लिखिए, तो नीचे से लिखिएगा। आहार से, आहार राजस्थान में है, कहां है, राजस्थान में। आहार से, आहार से, आहार, आहार से भारी मात्रा में, 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 इतना फोन आता है ना, आहार से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई है। आहार भी आप लोग गलत लिखे। ये सही है। और ये लोग कैसे लिखा है जानते हैं, आहार, ये वाला लिख, जो कि ये गलत है, ये सही, आहार। आगे लिखिएगा, इनाम गांव, 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 इनाम गांव नामक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती, इनाम गांव नामक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव नामक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, फुल स्टॉप। चलिए, पाषाण युग का द एंड हुआ। कोई इतिहास का घटना चक्र फिलहाल है किसी के पास? किसी के पास इतिहास अभी 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 इतिहास का घटना चक्र है? दीजिए तो। घटना चक्र बोले हैं बकलोल। इतिहास का घटना चक्र किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब भाई जी लोग एक बार जो है जितना आज लिखाए हैं बताएं, उसको 1 मिनट में पढ़िए तो जल्दी से। नहीं लिखाए हैं, नहीं लिखाए थे, हे भगवान। ताम्बवती कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वो आहार वाला पूरा नहीं लिखा है तो बोलना नहीं चाहिए बकलोल। दीजिए 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 तो ऐ आहार से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई है, जिस कारण इस स्थल को ताम्बवती भी कहा जाता है। आहार से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई है, आहार से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई है, जिस कारण इस स्थल को ताम्बवती, ताम्बवती, जिस कारण इस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है, जिस कारण इस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है, जिस कारण इस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है, ताम्बवती कहा जाता है। पाषाण युग समाप्त हुआ। पाषाण युग के समाप्ति के बाद अब हम लोग सीधे तौर पर एंटर करेंगे कहां? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में सीधे तौर पर एंटर करेंगे। तो अब आपको नोट मिल जाएगा, तो जल्दी डिले नहीं करना है, मतलब जल्दी से पढ़िए इसको।
जवाब दीजिए ना, ये सबको जवाब काहे नहीं देते हैं? क्या कर रहे हैं, मुंह देख रहे हैं? जितना जानकारी है उतना जवाब दीजिए। हाँ, कुल्हाड़ी क्या? तांबा का औजार मिला है, कुल्हाड़ी मिला है। हाँ हाँ, क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात? क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, तो ठीक तो है, दिक्कत क्या है? मतलब तांबा से बने कुल्हाड़ी का प्रमाण अतिरमकम से मिला है, ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत? अतिरमकम प्रागैतिहासिक काल है या आद्यैतिहासिक कालीन बस्ती है? आद्यैतिहासिक कालीन बस्ती है, ताम्रयुगीन बस्ती है ये, ठीक है। पढ़ लिए, दीजिए तो। आइए तो याद करते हैं। याद कीजिए, पिकली हल कहाँ है? वो कहाँ है? संगन कल्लू कहाँ है? शंख के ढेर का प्रमाण कहाँ से? शंख के ढेर, शंख के ढेर, राग का टीला, राग का टीला। नवपाषाण संस्कृति के अंत के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महापाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर का कब्र। महापाषाण का अर्थ, महापाषाण का अर्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय। चलिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नवदा टोली बस्ती कहाँ है? नवदा टोली बस्ती। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका। इसका संबंध कौन कला से है? कौन कला से है? किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। गुफाओं के रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या है? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे हुए प्राचीनतम वस्तुओं का अध्ययन करते हुए किसने वहां की संस्कृति, किसने, कौन ऐसा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन ऐसा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष? कौन है? मेहरगढ़। आगे बताइएगा कि जो आपको ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है वहां की सभ्यता शहरी या नगरीय है? सॉरी, ग्रामीण या शहरी? ग्रामीण या शहरी? ग्रामीण। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के लोग क्या करते थे? उनका मुख्य कार्य क्या था? बनास या आहार संस्कृति कहां? बनास या आहार संस्कृति। मालवा या कैथा संस्कृति? मालवा और कैथा संस्कृति। जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति। ताम्बवती के नाम से किसे जाना जाता है? ताम्बवती के नाम से। ताम्बवती के नाम से। इनाम गांव कहां है? इनाम गांव कहां है? इनाम गांव कहां है? इतना बात क्लियर है? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग। अब अगला जो चैप्टर है वह है आपको हड़प्पा संस्कृति।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, होमवर्क जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, एक चीज और करना है। इतिहास में जो चीज पढ़ाते जा रहे हैं ना, ठीक है, आप दृष्टि क्विक बुक नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो परीक्षा होता है, आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा अनुभव यह कहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर अधिक से अधिक जो है पकड़ बनाना चाहिए, समझ गए। तो आपको तो हम पॉलिटी होमवर्क में घटना चक्र से दे ही रहे हैं, आपका एक होमवर्क यह भी है कि आप आज घर जाएंगे, घर जाने के बाद खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खाने के बाद आप पूरा पाषाण काल जितना भी हमने आपको पढ़ाया है थॉरोली एक बार रीडिंग मार लेंगे और देखेंगे आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप दोबारा रीडिंग मारेंगे, कम से कम 2 बार रीडिंग मार के, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अभी तुरंत इसको पढ़े हैं, इसी वजह से इसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। घर पे जाकर के कॉपी पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ने के बाद इतिहास के घटना चक्र का पहला चैप्टर पाषाण युग निकालेंगे और कॉपी लेंगे और बिना आंसर देखे हुए ईमानदारी से, यह नहीं कि आंसर देख करके बनाना है, क्वेश्चन के नीचे आंसर रहता है तो उस पर करना क्या है, अपना कॉपी दे देना है, ठीक है। खुद के प्रति ईमानदार बनिए, खुद के प्रति ईमानदार बनिए, कॉपी दे करके जो है आप आंसर ढूंढिए, अपने मन में आंसर ढूंढिए और देखिए कि अगर मान लिया जाए कि उसमें पहला चैप्टर में 30 या 40 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 30 से अधिक और 40 से कम क्वेश्चन है, तो 30, 40, 45 जो भी क्वेश्चन होगा आप बना करके देखिएगा। हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर 40 क्वेश्चन होगा ना तो उसमें 35 गो आपसे बनेगा, लेकिन अच्छा से बनाइएगा तब, तो आपको यह काम कर लेना है, समझ गए। तो ये काम कर लीजिएगा ना, ये भी आपका कल का होमवर्क है, समझ गए, ये भी आपका कल का होमवर्क है। अब आते हैं हड़प्पा संस्कृति। देखिए, भारत की जो पहली संस्कृति है, और इसमें लिखना उखना ना है, इसमें सिर्फ लेक्चर सुनना है, समझ गए। भारत की जो पहली संस्कृति है वह आपको हड़प्पा संस्कृति है, और हड़प्पा संस्कृति का जो सर्वमान्य काल है वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अलग अलग विद्वान इसका कालखंड अलग अलग निर्धारित किए हैं, लेकिन इसका सर्वमान्य काल जो है 2500 बीसी से 1900 बीसी पूर्व माना जाता है। और जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति को हम लोग सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं, सिंधु नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, इसे और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन इस संस्कृति के अंतर्गत उत्खनित जो प्रथम स्थल है वह हड़प्पा है। इसी वजह से इस संस्कृति का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा पड़ा है। और हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो यह अपना भारत है, यह भारत है। और कोई भी मानचित्र लेते हैं या रीजनिंग बनाते हैं तो दिशा डायरेक्शन वाला एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा। तो ये जो अपना भारत है ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो बीच का हिस्सा उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर भाग, बीच के हिस्सा को हम लोग उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर भाग कहते हैं। तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में मतलब इस एरिया में, समझ गए, इस एरिया में जो है आपको हड़प्पा संस्कृति का विस्तार देखने को मिलता है। और हड़प्पा संस्कृति का विस्तार आज के संदर्भ में सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि आज के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है 3 देशों में है, भारत में है,
पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भीतर इसका विस्तार कई राज्यों में है। भारत के भीतर जो इसका विस्तार कई राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के इन तमाम राज्यों में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार देखने को मिलता है। इस बीच में एक ऑप्शन फंसता है, मानचित्र अगर आपके दिमाग में हो तो आपके दिमाग में यह चलता है महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बीच में मध्य प्रदेश है। क्या मध्य प्रदेश में इस संस्कृति का विस्तार या विकास नहीं हुआ है या नहीं हुआ है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश में इसका कोई भी जो है अवशेष स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं है। तो यहां पर मूल तौर पर परीक्षा के लिहाज से दो बात याद रखना है। पहला बात यह कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और अगली बात आपको यह याद रखनी है कि भारत के किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, महाराष्ट्र 6, उत्तर प्रदेश 7। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? 7 राज्य। कितने राज्यों में? 7 राज्य। अब आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तार है और किस राज्य में विस्तार नहीं है। तो किस राज्य में विस्तार है आपने देखा है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये तो कहां कहां हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, इस चीज को हम लोगों ने देखा है। इसके अलावे अब देखेंगे भाई जी लोग कि हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी, कभी कताल क्या करता है, आपसे आपके परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी पूछ देता है। तो हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में विस्तार जम्मू कश्मीर तक और इसका उत्तर में जो अंतिम विस्तार है मांदा तक है। उत्तर में अंतिम विस्तार मांदा तक है। मांदा जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाव नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? चिनाव नदी के तट पर है। चिनाव नदी के तट पर है। फिर इसका दक्षिण में जो विस्तार है दायमाबाद तक है। देमाबाद या कुछ पुस्तक लिखता है दाइमाबाद, तो देमाबाद कहिए या दाइमाबाद कहिए, दाइमाबाद कहिए, दोनों एक ही बात है। समझिए, दोनों एक ही बात है। तो दक्षिण में इसका विस्तार दाइमाबाद तक, और दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो दाइमाबाद है आपको गोदावरी नदी के तट पर है। मुख्य तौर पर यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर है। तो कुछ बुक गोदावरी भी लिखता है, कुछ बुक प्रवरा भी लिखता है, और दोनों सही है। गोदावरी भी सही है और प्रवरा भी सही है। समझ गए? तो गोदावरी ऑब्लिक प्रवरा दोनों आप याद रख लीजिएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता का जो पूरब में विस्तार है, पूरब में इसका विस्तार जो है आपको आलमगीरपुर तक है। आलमगीरपुर तक इसका विस्तार है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में यह हिंडन नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। और इसके बाद जो है पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में जो इसका विस्तार है पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत सुतका गेंडौर, बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत सुतका गेंडौर तक इसका विस्तार है। सुतका गेंडौर तक जो है इसका विस्तार है। और जो सुतका गेंडौर है यह दास्क नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? दास्क नदी। तो यह हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी है। तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडौर। नदी के संदर्भ में उत्तर में चिनाव नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी, पूरब में हिंडन नदी और पश्चिम में दास्क नदी तक फैला हुआ है।
जो आपको हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, अर्थात विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमने आपको पहले ही यह बात बता रखा है, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वह आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है और तीसरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता है यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और हड़प्पा की समकालीन जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों को अगर आप मिला भी देंगे ना तो फिर भी क्षेत्रफल के आधार पर हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बड़ी है। फिर भी क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा सभ्यता बड़ी सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में यह क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ी थी ही, साथ ही साथ यह टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में भी सबसे विकसित थी। तकनीकी में भी सबसे विकसित सभ्यता थी। आपको बाद बाकी सभ्यता में आप देखेंगे जो घर बने हुए हैं वह कच्ची ईंट के बने हुए थे। बाद बाकी सभ्यता में जल निकासी की उन्नत प्रणाली का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहां पर जो घर होते थे, घर आपको पक्की ईंट का बना होता था, घर आपको पक्की ईंट का बना होता था। जल निकासी की उत्तम प्रणाली थी। फिर अन्य सभ्यताओं में नगर सही ढंग से बसा हुआ नहीं था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नगर जो है काफी सही ढंग से बसा हुआ था। रोड होता था, रोड एक दूसरे को समकोण पर काटता था, यानी 90 डिग्री एंगल पे काटता था। और रोड का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि रोड पर जो गंदगी जमा होता था उस गंदगी को साफ करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि जब तेज हवाएं चलती थी तो तेज हवाएं जो है रोड की गंदगी को बहा कर लेकर चली जाती थी। इतने व्यवस्थित ढंग से रोड बनाए गए थे। और जो रोड होता था, रोड के दोनों साइड भवन होते थे। ऐसा नहीं कि भवन एज इट इज बसा हुआ था, नहीं, रोड के दोनों साइड, रोड के दोनों बगल में भवन होता था, यानी घर होता था। और घर भी काफी सिलसिलेवार ढंग से बनाए गए थे। और जो हड़प्पा सभ्यता है यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर किसी चीज के लिए रहा है तो वह नगर नियोजन प्रणाली के लिए रहा है। और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है वह उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली है। उन्नत जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की दूसरी बड़ी विशेषता है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की दूसरी विशेषता क्या है। जो टीचर वाला एग्जाम होता है, समझिए टीचर वाला एग्जाम होता है, तो टीचर वाला एग्जाम में बिहार के भीतर 2018-19 में एक टेट का एग्जाम हुआ था, बिहार टेट का एग्जाम हुआ था। उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता कौन है, तो इसका उत्तर होता नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली क्लियर है, तो यह चीज है, आप याद रखिएगा। अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता को धात्विक दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, शहरी या ग्रामीण दृष्टिकोण से पूछा जाता है, इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत इस वजह से रखा जाता है क्योंकि इस कालखंड के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। फिर धात्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हड़प्पाई स्थलों का जो उत्खनन हुआ है वहां से भारी मात्रा में कांसा की प्राप्ति हुई है, और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को धात्विक दृष्टिकोण से कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है।
फिर आपको शहरी या ग्रामीण के दृष्टिकोण से देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। और लोग शहर क्यों जाते हैं, समझिए, लोग शहर क्यों जाते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। लोग शहर क्यों जाते हैं, जैसे ग्रामीण लोग शहर क्यों जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता था यह एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी और यहां के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वह व्यापार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। और हड़प्पा काल का जो व्यापार था, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वह सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तो होता ही था, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र के सभ्यता के साथ भी होता था, मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ भी होता था, मध्य एशिया के देशों के साथ भी होते थे, चीन की सभ्यता के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार होते थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमाण मिला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमाण मिला है। और जिस प्रकार से आज के डेट में आपको रोड का निर्माण कर दिया गया है, जिस प्रकार से आज के डेट में हवाई मार्ग का विकास हो गया है, क्या इस प्रकार से उस समय में जो है हवाई मार्ग का विकास हो गया और रोड का विकास हो गया, रेलवे का विकास हो गया, ये तमाम चीजों का विकास हड़प्पा काल में नहीं हुआ था। अगर हम हड़प्पा काल की बात करें तो हड़प्पा काल में व्यापार का जो सबसे सरल और सुगम मार्ग माना जाता था वह जलमार्ग माना जाता था। जलमार्ग जो है सबसे व्यापार का सुगम मार्ग माना जाता था, व्यापार का सबसे सुगम और सरल मार्ग माना जाता था। और जो जलमार्ग से व्यापार होता था वह बंदरगाह से व्यापार होता था। और जो हड़प्पा कालीन सबसे बड़े बंदरगाह हैं, हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल है, लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आज के डेट में अप्रॉक्स में 3000 के आसपास हड़प्पाई स्थलों की खोज हुई है, उसमें लगभग 1200 के आसपास स्थलों की खुदाई हुई है। 3000 के आसपास स्थलों की खोज हुई है, 1200 के आसपास स्थलों की खुदाई हुई है। और जो खुदाई हुई है उसमें 6 ऐसे स्थल प्राप्त हुआ है जो काफी बड़ा है, जिसे विद्वानों ने नगर या शहर की संज्ञा दी है, जिसे विद्वानों ने नगर या शहर की संज्ञा दी है। जो 6 बड़े स्थल की प्राप्ति हुई है जिसे विद्वानों ने नगर या शहर की संज्ञा दी है, वो 6 बड़े स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, वनावली। इसमें जो 3 स्थल है वह पाकिस्तान में है और जो 3 स्थल है वह भारत में है। जैसे कि अगर हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो पाकिस्तान में है, वहीं लोथल, कालीबंगा और वनावली की हम बात करें तो ये तीनों के तीनों जो है आपको भारत में है। ये तीनों के तीनों आपको कहां है, भारत। यहां तक कुछ बात समझ में आया ना? चलिए, अब यहां तक जितनी भी बातों से हमने आपको अवगत करवाया है एक बार हम लोग इसको याद कर लेते हैं और इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे। ये सब लिखने की जरूरत न है, नोट जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग नोट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और ऑफलाइन वाले लोगों को जो है नोट जो है आपको कल से ऑफिस में मिल जाएगा। समझ गए? तो आते हैं अब। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को ही हम लोग याद करते हैं। उत्तर में क्या? उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में। मांदा कौन नदी के तट? मांदा। दायमाबाद, दायमाबाद प्रवरा नदी, दायमाबाद प्रवरा नदी, दायमाबाद आलमगीरपुर, 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 सुतका गेंडौर, सुतका गेंडौर। चलिए, धात्विक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता कौन युग की सभ्य? हाँ, धात्विक दृष्टिकोण से, धात्विक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। नगरी या शहरी? हाँ, शहरी थी ना हो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली, नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, मुख्य व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय व्यापार।
और जो व्यापार होता था वो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक सीमित था या फिर मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता के साथ? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं ना हो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल, सबसे बड़ा बंदरगाह। देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा डॉकयार्ड कौन है? डॉकयार्ड कौन है? पतन कौन है? तो डॉकयार्ड कहिए, पतन कहिए, बंदरगाह कहिए, सब एक बात है, समझ गए। और गोदीबारा भी, हाँ ध्यान दीजिएगा, और डॉकयार्ड के साथ साथ गोदीबारा शब्द का भी प्रयोग होता है। तो जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह के लिए ही पतन, डॉकयार्ड, गोदीबारा, ये सभी शब्द का प्रयोग होता है। कुछ भी रहे तो उसका मतलब आपको क्या समझना है? बंदरगाह। क्या समझना है? बंदरगाह को समझ। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है आपको जो हजारों स्थलों की खोज हुई, उसमें कितने को नगर या शहर की संख्या? कितने को? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, वनावली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो कहां है? पाकिस्तान। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो कहां है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो कहां है? लोथल, कालीबंगा, वनवाली कहां है? अब देखिएगा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कौन नदी के तट पर? हड़प्पा रावी नदी। इसके बाद जो है चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, समझ गए। इसके बाद लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, वनावली रंगोई नदी, वनावली रंगोई नदी। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और रंगोई हरियाणा में है। रंगोई हरियाणा में है, समझ गए। तो लोथल कहां है? गुजरात। लोथल कालीबंगा राजस्थान और वनावली हरियाणा। वनावली लोथल भोगवा नदी, लोथल कालीबंगा घग्घर नदी, कालीबंगा घग्घर, वनावली रंगोई नदी, वनावली। इतना बात क्लियर है? चलिए दीजिए तो अब होमवर्क पूछते हैं। आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में होमवर्क पूछते हैं हम। बैठे रहिए। बाबा भोले का चित्र लगाए हैं हो। अरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो रुकिए गया, आप लोग भी याद नहीं दिलाते भा महाराज। हम तो पढ़ाने में अथी हो जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। क्वेश्चन लगाए हैं जी। है हल्ला मत कीजिए। क्या था होमवर्क? बोलिए क्या था? उद्देशिका या प्रस्ताव, यही ना था? घटना चक्र है ना? हाँ। तो इसमें जो है ना, देखिए एक लड़का हमसे मिला, बोला कि सर आप जो होमवर्क घटना चक्र से देते हैं ना, ये हम कभी आज तक पढ़वे नहीं कि हमको समझे में नहीं आता है। समझे? तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए। ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र करवा रहे हैं, ठीक है? हम अपने सब्जेक्ट का घटना चक्र करवाएंगे, बिट्टू सर अपना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है? देखिए इतिहास में एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं ना, पाषाण युग पढ़ा दिए हैं ना। इतिहास का घटना चक्र का पाषाण युग लेकर के आप पढ़िएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो अभी इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास पढ़ाने के साथ साथ घटना चक्र से भी क्लियर करवाते जाएंगे। पॉलिटी का होमवर्क दे रहे हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, और जब हम आपको पढ़ा देंगे ना, तो इसमें भी हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि हर चीज को कम से कम 3 बार आपको करवा दे, समझ गए? तो एक बार खुद से कीजिए, एक बार हम करवा देंगे, एक बार रिवीजन होगा, समझ गए? तो ये चीज है, जो होमवर्क देते हैं समझ में आए नहीं आए, बरदराज बन करके सीधा रट जाइए, समझ गए? एकदम चांद बिंदु कोमा कुछ भी है, रट जाइए सीधा। समझ में आए नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आगे जब पढ़ाएंगे तब आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, समझ गए? चलिए पूछते हैं अब क्वेश्चन, जवाब दीजिए। तो होमवर्क इसी से देंगे, ठीक है? इसी से तो ये रहे शुरुआत, जिससे पूछेंगे कृपया वही जवाब देंगे, ठीक है? चश्मा उठिए हो।
और रिक्वेस्ट करते हैं जो दरोगा का परीक्षा देने जा रहे हैं वही बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच में बहुत भीड़ है, समझे। हम आप लोग को कहते कहते थक गए, अब क्या करें हमको खुद नहीं समझ में आता है, समझे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संप्रभुत्व, लोकतंत्र, गणराज्य। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चश्मा उठिए तो। हाँ, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। केमा संविधान संशोधन? 42वां। बैठ जाइए। अरे हीरो उठिए। दुइये गो तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है? सब सेम है ये क्वेश्चन। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। है धार्मिक न्याय। अच्छा बैठिए। है उठिए तो। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन: सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। है सार्वभौमिकता। बैठ जाइए। हाँ उठिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग से। बैठिए, बकलोल हैं। जवाब कहां दिए थे? कहां कुछ बोल। बैठिए। रेड शर्ट चेक। हाँ संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? वो बोलने दीजिए उनको। है अंबेडकर साहब। बैठ जाइए। उठिए। पूजा, चश्मा। बोलिएगा। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? एक बार फिर से बोल रहे। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरुवाड़ीवाद, प्रिवी पर्स विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। बैठ जाइए। टकलू उठिए। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? 3। बैठ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर किसने कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? के.एम. मुंशी। बैठ जाइए। चलिए अगला होमवर्क सुनिए भाई जी लोग। शासन प्रणाली। कुछ समझ में आए नहीं आए क्या करना? रट जाना। आगे जब पॉलिटी समझाएंगे ना सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगला होमवर्क सुनिए। शासन प्रणाली। अगला होमवर्क क्या है?
शासन प्रणाली, और कल नोट मिल जाएगा पॉलिटी में। और बायोलॉजी पहला चैप्टर समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला, मिल गया है ना, हो गया है ना, करवाए हैं। चलिए, तो इसके साथ साथ बायोलॉजी भी पहला चैप्टर, और ध्यान दीजिएगा कल हो सकता है आपका पहला आवर टेस्ट हो जाए, पहला आवर कल हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि पूछना तो सबसे पॉसिबल होता नहीं है, तो इसी वजह से कल का पहला आवर हो सकता है टेस्ट हो जाए, दूसरा आवर पढ़ाए हो। है? टेस्ट किस चीज का होगा? टेस्ट होगा बायोलॉजी के पहला चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, पाषाण युग का क्वेश्चन रहेगा, और पॉलिटी में प्रस्तावना तक का क्वेश्चन रहेगा, इतना, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हैं वहां से देंगे। मेरा मन है अब क्वेश्चन कहां से देंगे, क्या, कौन क्वेश्चन में? हाँ, वहां से भी दे सकते, हाँ दे सकते हैं, जितना पढ़ाए हैं वहां से रहेगा, ठीक है। कल टेस्ट हो सकता है आपका, हम अभी ही बोल दिए, क्लास भी होगा टेस्ट भी होगा, ठीक है, यानी आधा घंटा का टेस्ट हो जाएगा, 1.5 घंटा का क्लास होगा। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, रिवीजन करके आइएगा कल। क्या नंबर? उन्नीस 1935 होगा, यहां पे मिस्टेक है, 35 होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, घटना चक्र में किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट होता है, जैसे घटना चक्र के बहुत सारे आंसर में डाउट होता है विद्यार्थी को, अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट होता है तो आप पूछिए, गलत नहीं याद करना है, आप पूछिए चीजों को, समझे। और बता दे रहे हैं 2 दिन हम फ्री रहते हैं, मंगलवार और बृहस्पतिवार दोपहर में 12 से 1, मंगलवार और बृहस्पतिवार दोपहर में 12 से 1 फ्री रहते हैं, उस टाइम में आकर के पूछिए, समझिएगा, जवाब देंगे। नीचे में ऑफिस बना है, उसी में रहते हैं, ठीक है, अभी बनाना है, काम चलिए रहा है। क्लास जो है ना 2 दिन से बंद था, बंद का कारण तो नहीं ना बताना होगा। भोज आप लोग तो बहुत खाए होंगे, बहुत नहीं खाए होंगे, नहीं खाए। लड़की लोग तो बहुत कम आई थी, लड़की लोग तो एवे नहीं की थी। लड़की लोग कौन कौन नहीं आई थी, हाथ खड़ा कीजिए। भीड़ बहुत था, समझे, बहुत भीड़ था। फिर भी जानते हैं लगभग 10,000 प्लस और 15,000 से कम लोग खाना खाया है, ठीक है, 10,000 प्लस। हाँ, 5 बजे से खाना स्टार्ट हो गया था, 11:30 बजे तक खाना चला है, 6 घंटा खाना चला है, 6 साढ़े 6 घंटा, समझे। 4 गो स्टॉल लगा हुआ था, 10,000 प्लस 15,000 से कम। पैसा कितना खर्च हुआ अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। वीडियो इतना वायरल है, नहीं देखे हैं अभी तक। इतना का रिजल्ट हुआ, नीचे वाला क्लासरूम भरा हुआ था, कुछ नहीं मिला है। संस्थान का बहुत लड़का भोज नहीं खाया, ये चीज हमको पता चला है, बहुत खाया है, बहुत नहीं खाया है। अच्छा, आगे फिर आप लोग के लिए स्पेशल करेंगे कभी, अभी तो बहुत खर्चा हो गया है। हाँ, आप आगे कुछ बढ़िया होने दीजिए, कुछ बढ़िया होगा तब ना। हाँ हाँ, पढ़ सकता है क्या? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन देखते हैं कितना भीड़ है।
न्यू बैच में आएगा, देख लेंगे, न्यू बैच में आएगा तो देख लेंगे, कब कर देंगे। लड़की लोग तो इतना थक गई है लगता है, बड़ी गर्मी है ने हो। अच्छा गर्मी है, क्या कीजिएगा। अच्छा इधर से पंखा लगाएंगे तो कुछ काम होगा। ई वाला पंखा काम करता है जी, वो वाला पंखा हमको